नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण मत, निहारिका परिकल्पना, लाप्लास परिकल्पना, बिग बैंग थ्योरी, किस थ्योरी को संपूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त हुई, जलमंडल वायुमंडल का निर्माण कब हुआ, डायनासोर किस युग में पाए जाते थे, वन मानुष मानव किस युग से कहलाने लगा, विश्व का सबसे नया पर्वत कौन सा है, विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, आदि इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करने वाला विज्ञान, अर्थात वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी का वर्णन से संबंधित अध्ययन करते हैं, भूगोल कहलाता है। पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी अर्थात भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज एक विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द या ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये IMP कर लीजिए, इसको पॉइंट करके नोट्स बना के आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो हिकेटियस को कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। हिकेटियस एक यूनानी विद्वान थे जिन्होंने भूगोल को एक अध्ययन शास्त्र के रूप में विकसित किया था। इनकी पुस्तक था जस्पिरियड, जिसमें पृथ्वी का वर्णन मिलता है। बढ़ते हैं आगे। सर्वप्रथम पृथ्वी को मापने वाला विद्वान सेल्स था। ये भी बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसको आप लोग पॉइंट बना के IMP करके नोट्स बना के लिख लीजिए कहीं पे। बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मत हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला मत है निहारिका परिकल्पना। यह परिकल्पना 1765 में जर्मन विद्वान एमुल कांट ने दिया था। इसके अनुसार धीमी गति से घूमते हुए चंद्राकार गैस के बादल अनेक गोलाकार पिंडों में संघनित हुए। यानी कि धीमी गति से इस तरह से घूमते हुए गैस के बादल अनेक गोलाकार पिंडों में इस तरह से ये पिंडों में क्या हो गए, ये संघनित हो गए। अब आगे समझेंगे इसी को। ये संघनित होने के बाद लगभग लाप्लास ने भी इसी तरह की परिकल्पना दी जिस तरह से निहारिका ने दी। निहारिका परिकल्पना है उसी तरह से 1776 में लाप्लास ने भी लगभग इसी तरह की परिकल्पना दी या थ्योरी प्रस्तुत की। इन दोनों के अनुसार निहारिका परिकल्पना और लाप्लास परिकल्पना के अनुसार गैस का पिंड ठोस होकर सिकुड़ने लगा और इस मूल पिंड के छल्ले जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा अलग हो गए। बाद में ये छल्ले संग्रहित होकर ग्रहों में बदल गए, लेकिन इसे भी मान्यता नहीं मिली। अब ये आप केंद्रीय बल को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? ये एक सर्कम है या सर्कल है। इस सर्कल में ये सेंटर हुआ, इस सेंटर टू सर्कमटेक्स मतलब बाहर की तरफ जो बल कार्य करता है उसको बोलते हैं अपकेंद्री बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा अपकेंद्री बल। फिर क्या हुआ कि गैस का पिंड क्या हो गई, इस तरह से एक जगह संघनित हुई या कॉग्निटिव हुए, और होने के बाद क्या हुआ कि ये सिकुड़ने लगा, इस तरह से बड़ा से ये छोटा होने लगा, और फिर इस मूल पिंड के छल्ले जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा यहाँ से अलग हो गए, इस तरह से अलग अलग हो गए। और फिर ये अलग होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गए? ग्रहों में कन्वर्ट हो गए, जिसको प्लेनेट कहते हैं। ये प्लेनेट में कन्वर्ट हो गए। लेकिन इस थ्योरी को भी मान्यता प्राप्त नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ के समझते हैं किसे मान्यता मिली। बिग बैंग थ्योरी आता है अगला। बिग बैंग थ्योरी यानी कि इसको महाविस्फोट परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे आप लोग। यह थ्योरी बेल्जियम के एक पादरी लेमेंटर द्वारा 1927 में दी गई।
इसके अनुसार लगभग आज से 6 अरब वर्ष पूर्व सूर्य में महाविस्फोट हुआ और एक गोले के रूप में पृथ्वी उससे अलग हुई। तब से इसका निरंतर विस्तार होता जा रहा है और इसे मान्यता भी प्राप्त हो गई। अब क्या हुआ इनके अनुसार, ये एक सूर्य है, सन, ये सन है, इस तरह से ये सन है। इस सन में क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट होने की वजह से यहाँ से एक गोला के रूप में इस तरह से पृथ्वी अलग हुआ और तब से अलग होने के बाद इसका दिनों दिन निरंतर विस्तार होता जा रहा है। पहले छोटा, फिर दिनों दिन इस तरह से अभी बड़ा है, अभी भी इसका विस्तार होता जा रहा है पृथ्वी का। तो ये किसके अनुसार है, महाविस्फोट परिकल्पना या बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। इसको बेल्जियम के एक पादरी लेमेंटर ने दिया था, 1927 में दिया था। इसको आप लोग याद रखेंगे, यह थ्योरी मान्य है और इसे मान्यता प्राप्त हो गई। और जो भी विद्वान थे उन्होंने भी इसको इस थ्योरी को सहयोग दिया और फिर इन सब के अनुसार इसे मान्यता प्राप्त हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक के जो समय है उसको निम्नलिखित महायुगों में बांटा गया है। इन महायुगों को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें से पहला है एजोइक एरा, दूसरा है आर्कियोजोइक एरा और तीसरा है प्रोटेरोजोइक एरा। इन तीनों को संयुक्त रूप से प्री कैम्ब्रियन एरा के नाम से जाना जाता है। प्री कैम्ब्रियन एरा या इसे प्रोकैम्ब्रियन एरा भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से। इन तीनों युगों को एजोइक, प्रोटेरोजोइक और एजोइक, प्रोटेरोजोइक, आर्कियोजोइक, इन तीनों को प्री कैम्ब्रियन एरा के नाम से जाना जाता है। प्री कैम्ब्रियन एरा के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। प्री कैम्ब्रियन एरा में ही अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो ये भारत में दिल्ली से अहमदाबाद तक फैला हुआ है। इसी में महादेव की पहाड़ी, सतपुड़ा, पूर्वी व पश्चिमी घाट व पारसनाथ की पहाड़ी आते हैं का निर्माण हुआ। इस काल में पृथ्वी पर किसी जीव आदि की उत्पत्ति नहीं हुई थी। लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी दहकते हुए आग के गोले से शीतल सख्त चट्टान रूपी गोले में परिवर्तित हो गई या कन्वर्ट हो गई। आगे बढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व जलमंडल और वायुमंडल का निर्माण। ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि जलमंडल का निर्माण और वायुमंडल का निर्माण आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई। तो आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व जलमंडल और वायुमंडल का निर्माण हुआ। पृथ्वी में प्रोटेरोजोइक एरा में समुद्र में एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर एनिमल्स जैसे कि प्रोटोजोआ, मूंगा, जेलीफिश, शंख, शीश आदि पाए जाते थे। आज से लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक के जो समय है जिसे प्रोकैम्ब्रियन एरा कहा जाता है। तो प्रोकैम्ब्रियन एरा किसे कहा जाता है, आज से लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व के समय को प्रोकैम्ब्रियन एरा कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। पैलियोजोइक एरा वर्तमान से लगभग 22 करोड़ वर्ष पूर्व का समय पैलियोजोइक एरा कहलाता है। इस समय पृथ्वी पर कीट पतंगे यानी कि इंसेक्ट्स, घास अर्थात ग्रास, जलचर अर्थात एक्वेटिक्स, उभयचर अर्थात एम्फीबियंस, स्थलचर टेरेस्ट्रियल, विंध्याचल पर्वत और गोंडवाना चट्टानों का निर्माण इसी समय हुआ। विंध्याचल पर्वत की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां है मीसोजोइक एरा। तो 22 करोड़ वर्ष पूर्व से 7 करोड़ वर्ष पूर्व तक का जो समय है जिसे मीसोजोइक एरा के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। इस समय सूक्ष्म से लेकर महाकाय जंतुओं एवं वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती थीं। अर्थात सूक्ष्म अर्थात जिसको हम नेक्ड आंखों से दिखाई नहीं देते, जिसको देखने के लिए हम
स्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं से लेकर के महाकाय अर्थात डायनासोर जैसे बड़े बड़े जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती थी और बड़े बड़े पेड़ पौधे की प्रजातियां पाई जाती थी मीसोजोइक एरा में ये देखने को मिले। और डायनासोर इसको आप लोग इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट VIMP कर लीजिए। ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछेगा, इसको आप IMP कर लीजिए। डायनासोर किस युग में पाया जाता है? तो डायनासोर पाया जाता है मीसोजोइक एरा में। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सीनोजोइक एरा की। सीनोजोइक एरा ये 7 करोड़ वर्ष पूर्व से 10 लाख वर्ष पूर्व तक का जो समय है जिसे सीनोजोइक एरा कहा जाता है। इस युग में वन मानुष का विकास हुआ। हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स पर्वतों का निर्माण इसी युग में हुआ। हिमालय पर्वत की बात करते हैं तो ये विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। ये भारत और नेपाल में है। भारत और नेपाल 2 देशों में फैला हुआ है। और फिर इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जिसकी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और यह जो है 8,848 मीटर है और ये विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत है। हिमालय पर्वत की बात करते हैं आगे रॉकीज। ये रॉकीज पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में है। ये ऊपर है हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप लगभग इस तरह से है। और उसके ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ये पश्चिम है। ये पश्चिम भाग में यहाँ पर रॉकीज पर्वत है। लगभग इसकी ऊंचाई है लंबाई है इसकी लगभग 6,000 किलोमीटर। बढ़ते हैं आगे, एंडीज पर्वत की बात करते हैं तो एंडीज पर्वत ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ये भी पश्चिम में है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हुआ। इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ये वाला भाग पश्चिम है। इस पश्चिम में पाया जाता है एंडीज पर्वत है। इसकी लगभग ऊंचाई है 7,200 किलोमीटर है। 7,200 किलोमीटर है इसकी ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं, आल्प्स पर्वत जो है ये यूरोप महाद्वीप में है आल्प्स पर्वत। तो 7 करोड़ वर्ष पूर्व से 10 लाख वर्ष पूर्व तक का जो समय है वो सीनोजोइक एरा कहलाता है। इस युग में वन मानुष का विकास हुआ। हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स पर्वतों का निर्माण इसी युग में हुआ। आगे बढ़ते हैं, नियोजोइक एरा 10 लाख वर्ष पूर्व से वर्तमान तक का जो समय है यह समय नियोजोइक एरा कहलाता है। इस समय वन मानुष का संपूर्ण विकास हुआ अर्थात वन मानुष जो है यहाँ से मानव कहलाने लगा था। कहाँ से? नियोजोइक एरा से। ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और ये नेट एग्ज़ाम जो होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी ये पूछा गया सवाल है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वन मानुष से मानव कब या किस युग से कहलाने लगा, तो वो कहलाने लगा है नियोजोइक एरा से। चलिए दोस्तों, आज इतना ही बस। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में नया जोश और नया जुनून के साथ में। थैंक यू।